According to the UN recent data, इंडिया चाइना के पॉपुलेशन को ओवरटुक करके मोस्ट पॉपुलस नेशन बन चुका है इन द वर्ल्ड। तो इतने बड़े नेशन को मैनेज करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इंक्लूडिंग आर कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एंड अ वेल स्ट्रक्चर्ड इलेक्टोरल प्रोसेस। आज हम बात करेंगे भारत के इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का एक कॉर्नरस्टोन। Hey everyone, thank you so much for being here and let's jump right into the video. So ये इस इलेक्शन सीरीज़ का पार्ट 1 है, जिसमें हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रिटर्निंग ऑफिसर और स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में और प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री एंड स्टेट इलेक्शंस के बारे में जानेंगे। एंड पार्ट 2 लोकल गवर्नेंस और टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू इलेक्शंस पे होगा। ये वीडियो बेसिकली उनके लिए होने वाली है जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं अबाउट इलेक्शंस ऑफ इंडिया। इंडिया में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहां पावर फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच डिवाइडेड है, जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। अब क्वेश्चन ये है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होती है। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जहां गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी, जिसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और FPTP कहते हैं। और इसमें गवर्नमेंट ब्रांचेस लाइक लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव काफ़ी हद तक इंटरडिपेंडेंट होती हैं। और एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसको कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म कहते हैं, जिसमें ऑल ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ प्रेसिडेंट को लोग इलेक्ट करते हैं, इसीलिए उसको हम लोग डायरेक्ट इलेक्शंस बोलते हैं। और वो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों होते हैं, अनलाइक टू दैट ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म, जहां प्रेसिडेंट सिर्फ हेड ऑफ स्टेट होते हैं और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। हमारे फाउंडिंग फादर्स ने एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कंसीव की थी, जो हमारे इथॉस, बैकग्राउंड और नीड्स के अकॉर्डिंग बेस्ट सूटेड थी। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डिसाइड किया था कि सभी एडल्ट सिटीजन जो 21 ईयर्स के हो चुके हैं वो वोट दे सकते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एजुकेशन दे हैड, या उनकी कास्ट, जेंडर, रिलीजन या रेस कुछ भी हो। ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजन था, क्योंकि एडल्ट फ्रेंचाइज का इम्प्लीमेंटेशन 1 गो में करने वाला इंडिया वन ऑफ द वेरी फर्स्ट डेमोक्रेटिक नेशन था। वैसे एज लिमिट को बाद में रिवाइज करके 18 ईयर्स कर दी गई थी थ्रू 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1989 एंड दिस इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 326 which is a constitutional right. The election process in India. भारत का इलेक्शन प्रोसेस बहुत ही मेटिकुलस और मल्टी स्टेज्ड है, जिसमें ये इंश्योर किया जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स का सिलेक्शन फ्री एंड फेयर वे में हो। मैंने हाल में ये कोट पढ़ा था अबाउट इलेक्शन, जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक पर्सन मैथ्यू मिलर ने दिया था, कि it was the largest exercise of electoral franchise in any country any time in the history. So back to the topic. Now here are the key stages, जिससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगी कि एक्चुअली में ये वर्क कैसे करता है। फर्स्ट इज इलेक्शन शेड्यूल की अनाउंसमेंट बाय द ECI। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक फाइनल अनाउंसमेंट के थ्रू इलेक्शन शेड्यूल डिक्लेयर करता है। इस अनाउंसमेंट के थ्रू पोलिंग डेट, नॉमिनेशन फाइलिंग डेट एंड काउंटिंग डेट, सभी चीज़ों का डिटेल प्रोवाइड होता है। देन सेकेंड इज ECI एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज करता है, जिससे पता चलता है कि इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। देन उसके बाद फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशंस बाय द कैंडिडेट्स अपने रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नोटिफिकेशन इशू होने के बाद विद इन स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम नॉमिनेशंस फाइल करते हैं। फोर्थ इज उस नोटिफिकेशन का स्क्रूटिनी या सुपरविजन होता है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर रिटर्निंग ऑफिसर्स। फिफ्थ इज इलेक्शन कैंपेनिंग। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के द्वारा इलेक्शन कैंपेनिंग की जाती है, और लास्ट 48 आवर्स प्रायर टू द पोलिंग साइलेंस पीरियड होता है, जहां रैलीज, रोड शो या कोई भी कैंपेन गैदरिंग नहीं की जा सकती है। सिक्स्थ इज एलोकेशन ऑफ सिंबल्स बेसिकली वोटर्स को ईजिली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि वो किस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। सेवेंथ इज पोलिंग डेज एंड वोटिंग प्रोसीजर। इंडिया में
कोई इलेक्शन डे नहीं होता है, इलेक्शन मंथ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्शन फेजेस में होती हैं। जैसा कि आपने 2024 के जनरल इलेक्शन में देखा होगा कि इलेक्शन 7 फेजेस में कंडक्ट कराई गई थी, और ये वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स EVMs के यूज़ से कंडक्ट कराई जाती है। EVM के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। 8th इज काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। वोट्स कास्ट इन EVMs आर काउंटेड, और जो कैंडिडेट हाईएस्ट वोट्स लेके आते हैं उन्हें विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये बेसिकली जनरल इलेक्शन और लेजिस्लेटिव इलेक्शन की स्टेजेस थी। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है कि एज पर सेक्शन 62 सब सेक्शन 5 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, अ पर्सन इन प्रिजन under the lawful custody of a police is not eligible to cast his vote in an election. So before starting different types of election, हम 3 official posts या commissions कह लें के बारे में बात करेंगे, which plays a very important role in election process, and that are ECI, RO and state EC. So the first is ECI. इंडिया की डेमोक्रेटिक प्रोसेस के सेंटर में है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या ECI. Established in 1950 under Article 324 of the Constitution, ECI एक ऑटोनोमस बॉडी है जो यूनियन और स्टेट इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मिशन होता है इलेक्शंस फ्री, फेयर और इम्पार्शियल तरीके से करवाना, या वोटर्स के लिस्ट की प्रिपरेशन, रिविजन, मेंटेनेंस और अपडेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए कॉन्स्टिट्यूंसीज की डीलिमिटेशंस भी करता है। इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को अपन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज़ वाले सेक्शन में जानेंगे। देन इलेक्शन प्रोसेस को फिक्स करना, इलेक्शन डिस्प्यूट्स को सेटल करना, ये सब भी मैनेज करता है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट काम है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑल इंडिया या नेशनल या फिर स्टेट लेवल मतलब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के रूप में रिकग्नाइज करता है। नेक्स्ट इज़ RO। भारत का इलेक्शन कमीशन हर असेंबली और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक ऑफिसर को नॉमिनेट करता है, जिसको रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं। RO के पास इलेक्शन कमीशन द्वारा फाइनल की गई डेट पर नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट करने का पावर होता है अगर वो एलिजिबिलिटी को पूरा ना कर रहे हो तो। कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन वापस लेने की डेडलाइन के बाद RO कंटेस्टिंग कैंडिडेट की एक लिस्ट प्रिपेयर करके उसे पब्लिश करता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरी इलेक्शन प्रोसेस का सुपरविजन करना, पोलिंग की स्मूथ रनिंग से लेकर वोट काउंटिंग के सुपरविजन तक। जब सभी वोट्स गिन लिए जाते हैं, वेरीफाई हो जाते हैं और रिटर्निंग ऑफिसर रिजल्ट शीट पर सिग्नेचर कर देते हैं, तो तुरंत वो कैंडिडेट को डिक्लेयर करते हैं जिनको सबसे ज़्यादा वैलिड वोट मिलता है। नाउ द नेक्स्ट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशंस भी ECI की तरह ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं जो लोकल बॉडीज़ जैसे कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस को एडमिनिस्टर, सुपरवाइज और ओवरसी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये अथॉरिटीज़ आर्टिकल 243K के अंडर पंचायत के लिए और आर्टिकल 243ZA के अंडर म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस के लिए इस्टेब्लिश्ड हैं। इनका काम लोकल लेवल पर ECI के फंक्शन जैसे ही होता है, जिसमें सुपरविजन, डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, इलेक्टोरल रोल का प्रिपरेशन और अपडेटिंग, इलेक्शन शेड्यूल और फेजेस डिसाइड करना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करना और इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करना शामिल है। सो फाइनली अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्शंस के बारे में पढ़ने के लिए रेडी हैं। सो द फर्स्ट इज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52 देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट इज़ द सेरेमोनियल हेड ऑफ आवर कंट्री और वो इंडियन आर्म फोर्स के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करता है जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से मिलकर बनता है। एंड एज यू नो, एज ऑफ नाउ ओनली 2 UTs हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड दैट आर दिल्ली एंड पुडुचेरी। और इस टाइप के इलेक्शन जिसमें पीपल का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उसे इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 2019 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बाद वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोविज़न तो है, तो फिर वो इलेक्टोरल कॉलेज में इंक्लूडेड क्यों नहीं है? सो लेट मी टेल यू दैट जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ येट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस अभी तक कराए नहीं गए हैं।
और इस इलेक्टोरल कॉलेज में वो राज्यसभा के 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं, क्योंकि उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम के थ्रू इलेक्ट होते हैं बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और वोटिंग ऑफ सच इलेक्शन शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट। नाउ इसमें हमें 3 इलेक्शन रिलेटेड वर्ड्स मिले, दैट आर इलेक्टोरल कॉलेज, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सो लेट्स डिस्कस दैट। सो इलेक्टोरल कॉलेज, इसमें कौन कौन आता है ये तो हमने डिस्कस कर लिया, बट एक बार इसको डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली ये एक ग्रुप ऑफ सेलेक्टेड इलेक्टर्स होते हैं जो चुने जाते हैं टू इलेक्ट अ कैंडिडेट टू अ पर्टिकुलर पोस्ट। यहाँ कैंडिडेट का मतलब प्रेसिडेंट है, और ग्रुप ऑफ सेलेक्टेड इलेक्टर्स मतलब इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज है। नाउ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन वाली टॉपिक है, तो इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स वोटिंग सिस्टम है जिसमें वोटर्स यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज के लोग कैंडिडेट को लेकर अपने प्रेफरेंसेस देते हैं। जैसे कि अगर 4 कैंडिडेट्स खड़े हैं तो उनको 1 to 4 के ऑर्डर में प्रेफरेंसेस देंगे, बजाय इसके कि वो सिर्फ एक कैंडिडेट को चुने, जैसा कि डायरेक्ट इलेक्शंस में होता है, जिसको FPTP कहते हैं, एज वी डिस्कस्ड। सो काउंटिंग के वक्त 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो किसी एक कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा वोट मिल जाए, इन दैट केस ही और शी इज़ डिक्लेयर्ड द विनर। बट डिफरेंस तब आता है जब किसी एक कैंडिडेट को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिले ही ना। उस केस में फर्स्ट प्रेफरेंस में मिनिमम वोट रिसीव किए हुए कैंडिडेट को एलिमिनेट कर दिया जाता है। टेक फॉर एग्जांपल सी, तब जिन लोगों ने सी को वोट दिया था उनके सेकेंड प्रेफरेंस को यूज़ करके उनके वोट्स को फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बचे हुए 3 कैंडिडेट्स में, ठीक है। और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक किसी एक कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा वोट्स ना मिल जाए। ये इमेज मैंने गूगल से डाउनलोड की थी क्योंकि ये मुझे काफ़ी सही पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए लगा। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इसलिए क्योंकि वोट ट्रांसफ़र हो जाता है। वाइस प्रेसिडेंट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 63 देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करता है जो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से मिलकर बनता है, इंक्लूडिंग द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। हाँ, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली पार्ट नहीं लेता। टेन्योर खत्म होने से पहले ही इलेक्शंस हो जाता है ताकि पोस्ट कभी खाली ना रहे, जस्ट लाइक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और इनका इलेक्शन का प्रोसेस भी सेम होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऑन सीक्रेट बैलेट। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। एक्स ऑफिशियो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब जैसे ही कोई पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बना वैसे ही उनको राज्यसभा के चेयरमैनशिप की पोस्ट दे दी जाएगी। इसके लिए कोई और क्वालिफिकेशन या इलेक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं अपने देश के पार्लियामेंट के बारे में, जिसमें 2 हाउसेज होते हैं, इसीलिए इसको बाईकैमरलिज्म सिस्टम कहते हैं। सेंटर पे बाईकैमरलिज्म पहली बार ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू इंट्रोड्यूस कराई थी, जिस सिस्टम को हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस कंटिन्यू रखा। लोकसभा को लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, जिसमें लोग डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट होते हैं। और राज्यसभा को हम अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, जिसमें लोग इनडायरेक्ट इलेक्शंस से इलेक्ट होते हैं, जिनको इलेक्टोरल कॉलेज के लोग इलेक्ट करते हैं। लोकसभा, लोअर हाउस और टेम्पररी हाउस। इंडिया एक्चुअली में डेमोक्रेटिक 1951 में बना था, जब इसने फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराई थी। करंटली लोकसभा में 543 सीट्स हैं, जिसके लिए हर 5 साल में मिलियंस ऑफ वोटर्स मिलके वोट कास्ट करते हैं, जिसे हम जनरल इलेक्शंस बोलते हैं। सो द होल कंट्री इज डिवाइडेड इन 543 एरियाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन इलेक्ट होता है बाय गेटिंग मेजॉरिटी वोट्स। इस टाइप के इलेक्शंस को FPTP बोलते हैं, यानी फर्स्ट पास द पोस्ट, जिसमें ओवरऑल मेजॉरिटी नहीं कंपैरेटिव मेजॉरिटी चाहिए होती है, अनलाइक प्रोपोर्शनल सिस्टम। और इन इलेक्टेड कैंडिडेट्स को MPs या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, और उस मेजॉरिटी वोटिंग जीते हुए पार्टी के MPs मिलके प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, अनलाइक प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। नाउ सम फैक्ट्स। Recently in 2023 न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग was inaugurated।
तो उसमें लोकसभा के लिए 888 मीन्स 888 सिटिंग कैपेसिटीज़ हैं लोकसभा के एमपीज़ के लिए। बिटवीन 1952 एंड 2020 दो एडिशनल एंग्लो इंडियन कम्युनिटी भी नॉमिनेट होते थे एज एमपीज़ बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन इस प्रोविज़न को 2019 के 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से अबॉलिश कर दिया गया। मूविंग ऑन टू राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है। करंटली इसमें 243 एमपीज़ हैं, बट मैक्सिमम स्ट्रेंथ कैन बी 250, जिसमें से 238 आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट as representative of literature, science, arts and social services. It is called permanent house because पूरा राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता। 1/3 ऑफ द मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं, जिसपे कि री इलेक्शंस कंडक्ट करवाई जाती है बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सो द टेन्योर ऑफ ईच एमपीज आर ऑफ 6 years इन राज्यसभा। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में सिटिंग कैपेसिटीज फॉर द राज्यसभा एमपीज is 384. State Legislative Assembly, lower house. Article 168 of the Indian Constitution provides that the legislature of every state consists of governor and 1 or 2 houses. So all states have legislative assemblies. और सारे states के साथ साथ 3 union territories में भी legislative assembly का provision है, that are Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir. और बाकी बचे हुए 5 यूनियन टेरिटरीज़ को डायरेक्टली सेंटर गवर्न करती है। इनमें काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं कंपेयर टू लोकसभा, लाइक डायरेक्ट इलेक्शन, 5 year फिक्स टेन्योर ऑफ एमएलएज, कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रोविजन एट्सेट्रा। और लोकसभा की तरह पहले इनमें एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव भी हुआ करते थे जिनको गवर्नर अपॉइंट करते थे, बट आफ्टर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2019 दिस प्रोविजन वॉज अबॉलिश्ड। सारे स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के एमएलएज का नंबर वेरिएबल है बेस्ड ऑन डिफरेंट पॉपुलेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 560 मेंशन्ड है रेस्पेक्टिवली। हाउएवर इनकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि इन केस ऑफ स्टेट्स ऑफ गोवा, सिक्किम, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी एमएलएज का नंबर 60 से भी कम है। इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलएज ऑफ विधानसभा उत्तर प्रदेश के हैं और स्मॉलेस्ट पुडुचेरी के हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, अपर हाउस। द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर स्टेटेड अंडर आर्टिकल 169 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा में भी काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, लाइक इनडायरेक्ट इलेक्शन, परमानेंट हाउस एट्सेट्रा। In total 6 states have legislative council that are KUMBAT, ये एक एक्रोनिम है, KUMBAT, that stands for कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी हुआ करता था, बट 2019 के जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में चेंज कर दिया गया है और लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रोविज़न को एंड कर दिया गया है। हाउएवर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एक स्पेशल प्रोविज़न है एंड दैट इज़ लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोविज़न। एमएलएज के नंबर की बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कैन बी 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ एमएलएज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द नंबर शुड नॉट बी लेस देन 40। इनका इलेक्शन मैनर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, सो अगर आपको क्यूरियोसिटी है सो यू कैन रीड आउट दिस पेज। सो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। तो इन केस यू लाइक्ड इट, प्लीज़ वेट फॉर इट सेकेंड पार्ट एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो।